हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर हम बेसिकली बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्लास 11, क्लास 12 और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। ठीक है, तो बच्चे अभी जो ये सीरीज चल रही है ना, ये है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इस सीरीज़ का ये 6th पार्ट है। ठीक है, तो ऑलरेडी 5 पार्ट जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं यूट्यूब के मेरे चैनल पर। जाइए देखिए और कमेंट कीजिए अपना फीडबैक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिले। ठीक है, तो मैं सारे सब्जेक्ट तो नहीं लेकिन एटलीस्ट बायोलॉजी को पढ़ा सकता हूँ बच्चे। और आप जिस चैप्टर की डिमांड करोगे उस चैप्टर की वीडियो मैं आपके लिए बना करके यूट्यूब पर लेकर के आऊँगा ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिले। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। और साथ में मुझे फीडबैक ज़रूर देते जाइए बच्चे, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पर लेकर के आऊँ। ठीक है, तो मेरे से कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं बच्चे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 6। ठीक है, तो हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट सीरीज में हमने बात किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने बात किया था बच्चे कि यहाँ पर 3 फैक्टर हैं और वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर बात किया था ना बच्चे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, अगर मैं बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है या ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल है, तो आप बात करते हो बच्चे, हमारी एनसीईआरटी हमें ये बोलती है कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, और ये सॉल्युबिलिटी जनरली 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है। और अगर मैं वहीं पर बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ज़्यादा सॉल्युबल है, तो ये जो सॉल्युबिलिटी का है ना बच्चे, ये अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल है। अब देखो यहाँ पर मेरा बताने का मेन पर्पस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े प्यार से आप अंडरस्टैंड करना और समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक देना कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अब देखो होता क्या है ना बच्चे, एक टर्म आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है बेसिकली, क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। कहाँ से रिलीज होती है, तो ये रिलीज होती है बच्चे बर्निंग ऑफ जब हम कोल को जलाते हैं ना तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। व्हीकल जब चलती हैं तो व्हीकल से भी बहुत सारे गैसेस का एमिशन होता है। तो बेसिकली क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहीं से रिलीज हो रही है, बट इसका मेन प्राइमरी सोर्स क्या है, कोल की बर्निंग। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे कोल के थ्रू हो रही है और वहाँ से हमें हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड्स भी रिलीज हो रही हैं। साथ में साथ हमारी जितनी ट्रांसपोर्टेशन है ना, वहाँ से भी गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, इसका काम क्या है, तो देखो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड है और ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। जो रेड ब्लड सेल्स है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे, इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। हम आगे चल के बात करेंगे कि एडल्ट में हीमोग्लोबिन का फॉर्म कौन सा होता है और फीटस में हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है। ठीक है, तो जनरल आप इस समझ के चलो कि बच्चे आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। अब होता क्या है ना बच्चे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये इसी हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है और ये क्या बना देता है, बेसिकली ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब ये कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन है ना बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। अब ये काम क्या करता है कि ये बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, इसकी एफिनिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा तो हमारा ऑक्सीजन बाइंड होने के स्पेस नहीं मिलेगा। तो फाइनली होगा क्या कि बॉडी के अंदर डिक्रीज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट, डिक्रीज ऑक्सीजन
का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हो कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी हो जाएगी। अब होगा क्या इसका आउटपुट कि बेसिकली जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में, तो एक तो होगा आपको प्रॉब्लम क्या? हाइपर वेंटिलेशन का। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होगा। साथ में आपको नॉजिया टाइप की फीलिंग होगी, और अगर अभी भी कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो जाएगा तो पर्सन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग है ना बच्चे, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना कि ये बहुत ज़्यादा क्या है? डेंजरस है। पॉइजनिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली हीमोग्लोबिन से जाके बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंड हो जाता है और वहाँ पर आपके आरबीसीज के ऊपर बेसिकली ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा। हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब कोई एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो किस तरीके से सैचुरेशन कर्व बनते हैं। ठीक है, आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे बच्चे स्टेप बाय स्टेप। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है और कार्बन डाइऑक्साइड मिड में है। तो इसीलिए हमने बात किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन सबसे कम। अब देखो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके समझाना चाहता हूँ बच्चे, और इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो बात कर रहे हो ना बच्चे, यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये किसके थ्रू हो रही है? तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। बच्चे देखो थोड़ा टाइम ज़रूर ले लो, टॉपिक्स को इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो ना बच्चे कि जब एक बार आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ो, इन सारी वीडियोस को बहुत आराम से देखो, थोड़ा टाइम दो ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए आपके। ठीक है, तो चलो, तो जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना बच्चे, वो सिंपल डिफ्यूजन पर क्या है? बेस्ड है। पहली चीज़ तो ये निकल के आई। अब सिंपल डिफ्यूजन होता क्या है? तो यहाँ पर हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैसेस क्या होती हैं? मूव करती हैं। अब देखो इसी बात को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम का यूज़ करता हूँ और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब देखो एटमॉस्फेरिक, अगर आप बात करते हो बच्चे कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन, हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये कैलकुलेट किया था कि 21% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 21 को अगर हमने पार्शियल प्रेशर को हमने इस तरीके से अंडरस्टैंड किया था कि 21% आपकी क्या है? ऑक्सीजन है। और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 766, और 766 को अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना बच्चे वो कैलकुलेट होकर के निकलेगी आपकी 159 mmHg। ठीक है, अब देखो इसी बात को हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन कितना है? 159 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बच्चे एटमॉस्फेयर में? तो 0.3। अब देखो होता क्या है कि ये सारा खेल जो है ना ग्रेडियंट के ऊपर है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट की बात करो अगर आप रेस्पिरेशन के टर्म में, तो यहाँ हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है और इस तरह के मूवमेंट को आप बोलते हो सिंपल डिफ्यूजन। तो अब देखो बच्चे टिश्यू के अंदर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन क्या हो रही है? यूटिलाइज हो रही है, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर क्या होगा? कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली वहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन से रिलीज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? तो 159, और ये प्रेशर कैसा है? हाई है। किसके रिस्पेक्ट में? हमारे टिश्यू के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर गैसेस का मूवमेंट हो रहा है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्वेलाई की तरफ जा रही है और वहाँ पर आने के बाद ब्लड जो है वो जो डीऑक्सीजनेटेड था ब्लड अब क्या हो गया?
यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, डिफिशियंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही रेड ब्लड सेल से बाइंड करेगा तो ये कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और ये टिश्यू के अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाएगा और फिर वहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो तो टिश्यू के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक रिएक्शन जब चल रही होती है ना बच्चे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, बन रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है ना बच्चे, उसका डायरेक्शन डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट एक जनरल आइडिया ले लो कि ये जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस जो हो रहा है ना बच्चे, वो कैसे हो रहा है, तो बेस्ड ऑन सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, पढ़ो इस तरीके से कि चीजें एक क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, तो देखो सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ही होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को अगर हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो इस डायग्राम में बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है, इसके अंदर हमारे मिक्सचर ऑफ क्या है, गैसेस हैं। बात क्लियर है? अब एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बच्चे, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, तो 159 mmHg है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.3 mmHg। इस बात को आप ध्यान से रखना, ठीक है, ध्यान में रखना, इतना ही पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर एंट्री हो रही है, लेकिन एल्वेलाई के अंदर कितनी पहुंची, 104। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ गया, तो यही होता है बच्चे, कंडक्टिंग जोन में जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ड्यू टू किसके डिफरेंस आ रहा है, ड्यू टू कंडक्टिंग जोन। और कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से कुछ ऑक्सीजन जो है वो डेड स्पेस में जा रही है। ठीक है, अब देखो, अब ऑक्सीजन जो इन इंस्पायर्ड एयर के थ्रू अंदर आई, और साथ में सेल के बाहर क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ बच्चे ना, तो ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, एल्वेलाई सेल्स के अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद एक्चुअल में जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो रहा है ना, एक्चुअल में जो डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। और इस पॉइंट को अगर आप देखो तो यहीं क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद ब्लड से क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये कहाँ जा रहा है, आपके हार्ट में जा रहा है, और हार्ट में आने के बाद दोबारा से सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू ये आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू ये कहाँ पहुँचा, आपके टिश्यू में, जहाँ पर क्या हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन का आउटपुट क्या है, तो यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो एटीपी क्या है, एक तरह की आपके बॉडी के एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन से एटीपी जनरेट हो रही है, और आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो अपनी बॉडी की जितनी भी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए आप एटीपी को यूटिलाइज कर रहे हो। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया गया, वो फर्दर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, लंग के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँचा, आपके हार्ट में। हार्ट में पहुंचने के बाद कहाँ गया, सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू ये आपके ब्लड बॉडी में टिश्यू तक पहुंचा, और वहाँ पर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू यूटिलाइज कर लिया जाएगा ऑक्सीजन। अब देखो मेटाबॉलिक जब रिएक्शन चलती है तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो टिश्यू के अंदर 45 mmHg है। टिश्यू के अंदर कितना है, 45 mmHg। और देखो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कितना है, तो 0.3 mmHg है। अब देखो हाई यहाँ पर है, लो कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में है।
ये बात तो समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपके सिस्टमिक वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगी, आपके हार्ट में जाएगी, हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाएगी, आपकी एल्वेओलर सेल्स में, और यहाँ से फाइनली बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो पूरा जो प्रोसेस है ना बच्चे, ये किसके थ्रू चल रहा है, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू चल रहा है। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दो कमेंट सेक्शन में। और बच्चे अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आपके एक एक सब्सक्राइब और साथ में दिए हुए कमेंट से मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और भी ज़्यादा अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल करके मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करूँगा और फाइनली उसको यूट्यूब पर अपलोड करके आप उसको पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए और साथ में साथ अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स को शेयर कीजिए बच्चे, ताकि मेरे सब्सक्राइबर काउंट थोड़े से बड़े हों और मैं आपके लिए और भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही अपना प्यार दीजिए, ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस को लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलो आगे के टॉपिक को अगर मैं देखूँ बच्चे यहाँ पर, तो एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करना कि सारा जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, एल्वेलाई के अंदर चल रहा है। और यहाँ पर बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है और गैसेस के एक्सचेंज होने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो सॉलिबिलिटी है, दूसरे है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और तीसरा जो फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो मुझे कमेंट कीजिए और साथ में मुझे बताइए कि आपको इस चैप्टर से क्या सीखने को मिल रहा है। और मैं बार बार बोलता हूँ बच्चे कि इन सारे वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद एटलीस्ट आप एक बार ज़रूर अपनी एनसीईआरटी को रीड करो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी अगर आप रीड करते हो बच्चे, तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिलीवर किया है ना, और जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे थॉरली तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार और वीडियो देखो और साथ में फिर से एनसीईआरटी को रीड करो। एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक है बच्चे, पहले एनसीईआरटी खत्म करो, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से रेफरेंस बुक से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो और लाइफ में ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ो। थैंक यू।